यहीं से लास्ट वीडियो जो हम लोग देखे थे वो यहाँ पे हम लोग एंड किए थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका था, इक्विलिब्रियम स्टेट का था। इक्विलिब्रियम दो तरीके से हम लोग बताए थे, या तो कंसंट्रेशन ले लें, टाइम ले लें, या टाइम ले लें और रेट ले लें। तब है हम लोग बात करते हैं एक केमिकल इक्विलिब्रियम की कि केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो हम लोग उसको करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो जो सबसे पहला लाइन जो हमारा होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन नॉट चेंज एट या चेंज विथ टाइम। तो लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट do not change with time। टाइम के साथ आपका क्या है, चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं कि मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना वो डायनेमिक इन नेचर होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, डायनेमिक नेचर कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डायनेमिक नेचर कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, हमें लग रहा है कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कि आपका मतलब लग रहा है कि जैसे जो है ना रिएक्शन क्या है आपका स्टॉप है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, रिएक्शन आपका स्टॉप नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हो ही रहा है। तब कह सकते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम या डायनेमिक इन नेचर मतलब क्या होता है कि जस्ट फील मतलब सिर्फ हमको फील हो रहा है द रिएक्शन इज स्टॉप बट नॉट मतलब हमको लग रहा है कि वो रुक गया है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन समझ में आ रहा है। मतलब आपका नंबर ऑफ मोल, जितना नंबर ऑफ मोल फॉर्मेशन हो रहा है आपका प्रोडक्ट का, उतना ही नंबर ऑफ मोल क्या उसका क्या हो जा रहा है, रिएक्टेंट का हो जा रहा है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो लाइन हमारा रहेगा कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम observed only in closed vessel। ठीक है, क्लोज वेसल है तभी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल आपका चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे रिएक्टेंट साइड की बात करें, चाहे हम लोग प्रोडक्ट साइड की हम लोग बात करें। ठीक है, तब हम लोग नेक्स्ट लाइन कह सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम can be attained from either side, मतलब किसी भी साइड, either side of the reaction। ठीक है, आइदर साइड ऑफ रिएक्शन मतलब किसी भी साइड जो है ना वो अटेंड आपका कर सकता है। मतलब लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। एग्जांपल से समझेंगे कि ये H2 प्लस अगर हम लोग I2 कर दें और ये इक्विलिब्रियम का साइन दें
और यहाँ पे 2HI बन रहा है, तो ये भी आपका रिएक्शन है। और अगर आप ऐसे कहें कि 2HI है और आपका ये इक्विलिब्रियम का साइन है, तो आपको क्या चाहिए आपका उस पर डिपेंड करता है। अगर हमको मान लेते हैं ये, इसको हम लोग कहें तो इसको प्रोडक्ट के रूप में रखेंगे, तो ये किसी भी साइड से जो है ना आपका इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करके, चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करके। समझ में आया? तब लास्ट लाइन हम लोग कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है उसको कैटलिस्ट जो है ना वो अफेक्ट नहीं करता है। तो लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम नॉट अफेक्टेड बाय आपका क्या हो सकता है, कैटलिस्ट। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट करेगा क्या? कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके इक्विलिब्रियम को अटेंड करने में हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ इक्विलिब्रियम को अटेंड करने में हेल्प करेगा, मतलब जितना जल्दी वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच सके, लेकिन वो आपको इक्विलिब्रियम को कभी भी अल्टर नहीं करेगा। तब है आपका एक टर्म है आपका एक्टिव मास। एक्टिव मास जब हम लोग कहते हैं तो ये क्या कहते हैं, एक्टिव मास जो आपका रिलेटेड है वो, इसका मतलब होता है एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कर सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब जब जैसे ही हम लोग कंसंट्रेशन बोले, कंसंट्रेशन मतलब किस टर्म में, तो कंसंट्रेशन है आपका मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? अब मोल पर यूनिट वॉल्यूम मतलब आपका क्या होगा, इसको हम लोग कहेंगे मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कॉन्ट्रैक्ट, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब मोलर कंसंट्रेशन कहिए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलैरिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? मोलैरिटी कहेंगे। ठीक है, अगर गैस के केस में लें कि इन द केस ऑफ गैस, अगर मान लेते हैं आपका कंसंट्रेशन जो है ना गैस है, आपका गैस मॉलिक्यूल है, तो इसका जो एक्टिव मास लेंगे वो क्या लेंगे, एक्टिव मास जो होगा वो क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर, ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, पर लीटर, मतलब ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका क्या प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब अगर गैस आपका रहेगा तो गैस के केस में हम लोग कंसंट्रेशन तो ले नहीं सकते हैं, तब क्या लेंगे, प्रेशर। क्या लेंगे, प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग गैस, प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग गैस। ठीक है, तब आपका जो मोलैरिटी है, तो ऑलरेडी हम लोग मोलैरिटी जानते हैं, नंबर ऑफ मोल बटा क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर। और अगर मोल को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो मोल मतलब क्लासिफाई इन द सेंस की सिंपल अगर लैंग्वेज में लिखें तो वेट ऑफ सॉल्यूट बटा आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या होता है, वॉल्यूम। अगर ml में है तो ऊपर में क्या करेंगे, 1000 से आपका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही आपका मोलैरिटी का फार्मूला है आपका। ठीक है, आपके मोलैरिटी का फार्मूला है। गैस के केस में हम लोग क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे। गैस के केस में हम लोग क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे, और वो भी किस में, ATM में, इन ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में हम लोग इसको लेंगे। ठीक है, अगर एक्टिव मास की बात करें तो सॉलिड एंड लिक्विड के केस में आपका जो एक्टिव मास है वो हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड को क्या हम लोग मानते हैं, यूनिटी मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं, कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू लेते हैं हम लोग यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, कितना, 1 लेते हैं। क्यों ऐसा लेते हैं, क्योंकि जो अगर बात करें, अगर एक्टिव मास की बात करें, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड
इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑलरेडी इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि अब जो इसका कंसंट्रेशन है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं करता है। कंसंट्रेशन नॉट चेंज, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, चेंज नहीं करता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब जब चेंज नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं और यूनिटी मानते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत आपको काम आने वाला है। समझ में आ रहा है? लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं है, इसलिए गैस के केस में हम लोग इसको यूनिटी नहीं मानते हैं, वेरिएबल है। और हम लोग फिर फार्मूला लेके बनाते भी हैं, वेरी करता भी है हमारा। क्यों ऐसा क्यों हो गया कि अगर डेंसिटी देखेंगे, सॉलिड और लिक्विड की अगर डेंसिटी की बात करें तो आपका वो डेंसिटी जो है ना, अगर मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है, मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है आपका, और यहाँ पे आपका सॉलिड है, ठीक है। तो इसका जो डेंसिटी है ना कभी चेंज नहीं करेगा। क्या करेगा? डेंसिटी चेंज नहीं करेगा अगर वॉल्यूम हम लोग कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसका मास जो है ना वो कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब डेंसिटी जो है आपका, डेंसिटी अगर हम लोग बात करें, चाहे हम लोग सॉलिड का बात करें, चाहे आपका प्योर लिक्विड हो, इनका डेंसिटी चेंज नहीं होता है, ठीक है। डेंसिटी क्या है? चेंज नहीं होता। जब डेंसिटी चेंज नहीं होगा तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है। और जब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा तो हम लोग उसका वैल्यू कितना लेते हैं? यूनिट लेते हैं, 1 लेते हैं। तब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम लोग ऑलरेडी बाउंड्री हम लोग का तैयार हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो लॉ है वो कहता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू directly proportional to their एक्टिव मास। क्या होता है? एक्टिव मास, ठीक है। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट and raised to the power of their stoichiometric ratio। मेट्रिक रेशियो, ठीक है। समझ में आया? अभी क्या है, इसी को अगर हम लोग एक्सप्रेस करें तो मान लेते हैं एक रिएक्शन ले लेते हैं, कोई भी एक रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमारा रिएक्शन है कि कोई रिएक्टेंट ए है, उसका मोल क्या है? ए है। कोई रिएक्टेंट बी है, उसका मोल क्या है? बी है। और ये रिएक्शन कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है। ये साइन रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम को। क्या बन रहा है? आपका सी बन रहा है, और क्या बन रहा है? आपका प्रोडक्ट डी बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसमें, इस रिएक्शन से, तो अगर लॉ ऑफ मास एक्शन की हम लोग बात करते हैं तो हमारा रेट किसका? रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का। किसका? आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का। वो क्या हो जाएगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप कह सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास मतलब मोलारिटी। अब मोलारिटी को हम लोग ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट से यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे आप जान लीजिए, ये बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है, मतलब इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म, और इस कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। इसलिए हड़बड़ी में कभी ऐसा मत लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन ये बड़ा ब्रैकेट आप लिख रहे हैं, मतलब आपका मीनिंग है कंसंट्रेशन टर्म है। ये क्या है? कंसंट्रेशन टर्म है। और ये कंसंट्रेशन होता क्या है? मोलैरिटी होता है। क्या होता है? आपका मोलैरिटी होता है, ठीक है। तो एंड रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? ए। और रिएक्टेंट में क्या है? आपका बी। और उसका कोफिशिएंट क्या है? बी। तो अब अगर हम लोग बात करें रेट किसका? बैकवर्ड रिएक्शन का, तो अब इसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके?
अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत? ठीक है। अब चूंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसी को हम लोग इक्वल टू करके लिख सकते हैं कि रेट किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, आपका कंसंट्रेशन किसके, ए के, और कंसंट्रेशन किसके, बी के। तब यहाँ इक्वल होगा तो एक कांस्टेंट तो आएगा ना, तो ये एक कांस्टेंट आया के, और इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसी तरह से इसके लिए भी आपका आएगा रेट किसका, बैकवर्ड रिएक्शन का। तब क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब है, इसको मिटाते हैं और यहाँ से हम लोग इक्वेशन लेके आते हैं। तब अगर बात करें कि इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग देखें तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर हम लोग बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम, आपका रेट जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा रेट किसके, बैकवर्ड डायरेक्शन के। और रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्या लिखे हैं आप जो लिखे हैं वो के एफ आपका ए का पावर ए और बी का पावर बी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी सी का पावर सी एंड डी का पावर डी। ठीक है, चलिए तब है, इसको आप इधर कर दीजिए और इसको इधर कर लीजिए, तो के एफ बटा क्या हो जाएगा आपका के बी इज इक्वल टू आपका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का, और यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, किसका, आपका रिएक्टेंट का। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कांस्टेंट बटा कांस्टेंट तो कुछ तो कांस्टेंट ही होगा ना, और ये कांस्टेंट किस पे है, इक्विलिब्रियम पे, तो इसी को हम लोग कहते हैं के इक्विलिब्रियम। ठीक है, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी का पावर आपका सी और डी का पावर डी, और तब है ए का पावर ए और बी का पावर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये दो टर्म से आता है। कितना आता है, एक तो जो हमारा हम कंसंट्रेशन लेंगे तब आएगा, और एक जब हम लोग प्रेशर लेंगे तब आएगा। मतलब अगर हम लोग बात करें कि इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो दो तरीके का, एक होता है कंसंट्रेशन के टर्म में, जब हमारा कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग केसी बोलते हैं, और एक होता है जब हम लोग प्रेशर यूज कर रहे हैं, मतलब गैस है उसका प्रेशर है, तो हम लोग कहते हैं उसको केपी कहते हैं। क्या कहते हैं, केपी कहते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इन दोनों का अगर कंसंट्रेशन ले रहे हैं तब क्या है, आप इसी को लिख सकते हैं के सी इज इक्वल टू, ऑलरेडी ये कंसंट्रेशन टर्म है तो सी का, ठीक है, लेकिन यही अगर प्रेशर के टर्म में है तो आप इसको केपी बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, सी का पावर सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, डी का पावर डी, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, ए का पावर आपका क्या है ए, और पार्शियल प्रेशर किसका आपका बी का पावर बी। इस तरह से समझ में आ रहा है? तब इन दोनों में रिलेशन भी है, इन दोनों में रिलेशन है। अब उस रिलेशन को ही हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपका रिलेशन जो बिटवीन है केसी और केपी का बीच में हमको निकालना है, तो इसको निकालने से पहले थोड़ा समझिएगा कि आपका मान लेते हैं ये रिएक्शन है, यही रिएक्शन था हमारा, ठीक है। अगर हम लोग प्रेशर की बात करें, प्रेशर किसका, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू क्या होता है आपका, एनआरटी होता है। अगर यहाँ से P इक्वल टू लिखे तो N बटा वी आर टी लिखेंगे, और N बाई वी क्या है आपका कंसंट्रेशन टर्म है, तब क्या है इसको CRT कर देते हैं, कंसंट्रेशन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, आप यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्ड ले रहे हैं, आप मोलारिटी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपना समझने के लिए। तब इस P के जगह पे अगर हम लोग बात करें A का, PA, अगर PA लिखे तो क्या लिखा, कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा, A का, कंसंट्रेशन किसका, A का, और RT। कोई दिक्कत, समझ में आया? अब है यहाँ पे सिमिलरली अगर बात करें, PB की बात करें तो कंसंट्रेशन किसका, B का, RT। अगर यहाँ पे PC की बात करें तो कंसंट्रेशन किसका, C का और
आर टी। अगर हम लोग डी की बात करें तो कंसंट्रेशन किसका, डी का और आर टी। समझ में आया, कोई दिक्कत? यहाँ पे तो कर दिए। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से केपी को हम लोग लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मिटाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। अगर हम लोग केपी की बात करें तो केपी जो है हमारा वो पीसी का पावर सी इंटू पी डी, यही है हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर पीसी की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन सी का, किसका हो जाएगा, कंसंट्रेशन सी का। तब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं आपका सी आर टी अपॉन क्या है आपका, पावर सी, ठीक है। और तब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसका कंसंट्रेशन, डी का, और यहाँ पे आर टी, ठीक है, यहाँ पावर डी अपॉन यहाँ पे हो जाएगा सी ए आर टी, और यहाँ पे पावर किसका हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें सी बी आर टी तो यहाँ पे पावर किसका हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा, ठीक है। अब कंसंट्रेशन को एक साथ निकाल लीजिए और प्रेशर को आर टी को एक साथ निकाल लीजिए। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन सी, चूंकि कंसंट्रेशन सी है, हम लोग ये टर्म यूज कर रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे सी लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका, सी का, इनटू कंसंट्रेशन किसका, आपका डी का, सॉरी, ठीक है। यहाँ कंसंट्रेशन किसका, सी का, यहाँ कंसंट्रेशन किसका, डी का। ये जो बड़ा ब्रैकेट है, ये जो बड़ा ब्रैकेट है वो किसका है, कंसंट्रेशन टर्म। तो ऑलरेडी इसको भी हम लोग कंसंट्रेशन सी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका, ए का और पावर ए, और यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका, बी का और पावर बी। अब देखिएगा यहाँ बच क्या गया, जो बच गया तो यहाँ से आर टी निकला तो आर टी का पावर क्या हो जाएगा, सी, और यहाँ से आर टी निकला तो आर टी का पावर क्या हो जाएगा आपका, डी। कोई दिक्कत नहीं। तब नीचे में जो निकला वो क्या निकला, आर टी का पावर ए, और यहाँ पे आर टी का पावर क्या हो जाएगा, बी। ये के पी इक्वल टू है। समझ में आया, कोई दिक्कत? तब इसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग यहाँ पे। जब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो के पी इक्वल टू, के पी इज इक्वल टू, ये तो लिख दें आप, सी का पावर सी और डी का पावर डी अपॉन ए का पावर ए और बी का पावर बी। अब देखिए बेस आपका सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो ऊपर में इसको हम लोग लिख सकते हैं आर टी का पावर सी प्लस क्या हो जाएगा, डी, और नीचे में लिख सकते हैं आर टी का पावर आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब देखिए इस पूरे कंसंट्रेशन टर्म के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, के सी लिख सकते हैं। तो के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी। अब देखिए बेस अगर सेम रहे और डिवाइड में रहे तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको आप आर टी और इस तरह से सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी कर सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पे तो थोड़ा सा घसका देते हैं कैमरा को। तब इसको हम लोग कह सकते हैं कि Kp इज इक्वल टू, अब देखिए अब ए सी और डी है क्या, सी और डी क्या है आपका, सी और डी अगर कहें तो मोल है किसका, ये प्रोडक्ट का मोल है, और ए और बी क्या है आपका, मोल है इसका। तो हम कह सकते हैं कि मोल ऑफ प्रोडक्ट के सी आर टी, और क्या कह सकते हैं, सम मोल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल, या इसी को हम लोग सीधा, अब देखिए एक प्रोडक्ट के मोल में किसको कर रहे हैं, माइनस, रिएक्टेंट के मोल को माइनस कर रहे थे, तो यहाँ सीधा डेल्टा एन लिख दीजिए, डेल्टा एन लिख दीजिए। समझ में आया? बाकी उसको हम लोग डिटेल में इधर लिख लेते हैं, उधर जगह कम था इसलिए नहीं लिख पाते, यहाँ पे लिख लीजिए। तब क्या है उसको हम लोग लिख सकते हैं के पी इक्वल टू के सी और आर टी का पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा एन। और डेल्टा एन है क्या आपका, तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ
मोल ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब है कि हम लोग रिलेशन देख रहे हैं Kp और Kc का। तो एक तो हमारा इक्वेशन आ गया कि Kp और Kc के बीच में हमारा क्या रिलेशन है, ठीक है। तब है इस रिलेशन से हम लोग समझते हैं केस, पहला केस हम लोग देखते हैं केस 1 कि अगर डेल्टा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं केस 1 क्या है कि डेल्टा एन का जो वैल्यू हो जाए ना वो क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। तब आपका क्या होगा, Kp और Kc के बीच में रिलेशन, ये देखना है। अगर डेल्टा एन का वैल्यू 0 हो जाए तो आप देखिएगा इस फॉर्मूले पे अगर रखेंगे तो Kp इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, Kc, और RT का पावर क्या हो जाएगा, 0। RT का पावर क्या हो जाएगा, 0। अब किसी के ऊपर पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो यानी मतलब अगर डेल्टा एन जी, अब जी लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग किसको यूज करते हैं, गैसियस का यूज करते हैं। तो लिख सकते हैं टोटल, यहाँ पे भी वेरी कर दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे, गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यहाँ पे आपका गैसियस रिएक्टेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट करके जी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वल हो गया। तब केस 2 हमारा क्या रहेगा कि जब हमारा जो मोल है आपका वो 1 से ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा, 1 से ज़्यादा रहेगा। तो समझ लेना है। अगर हम लोग केस 2 की बात करें तो जो डेल्टा एन जी का जो वैल्यू है वो क्या है आपका, ग्रेटर देन है किसके, 0 से ग्रेटर देन है। तब क्या है, हम लोग इसको लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू Kc और RT का पावर क्या हो जाएगा आपका, RT का पावर क्या हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव कहिए, 0 से ज़्यादा है तो क्या है आपका, पॉजिटिव है। अब 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब ये वैल्यू अब इसमें इतना से मल्टीप्लाई किए तब ना इतना आया है, मतलब Kp जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा किससे, Kc से। समझ में आया? ठीक है। तब है नेक्स्ट जो है आपका थर्ड जो है वो होगा आपका केस 3। अब कहेंगे सर इतना जगह होते हुए भी इतना नीचे काहे लिख रहे हैं, कुछ कारण है कि डेल्टा एन जी जो है वो क्या है आपका, लेस देन 0। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि Kp का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, Kc, और यहाँ पे RT कहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे दिखाई देगा, बहुत छोटा दिखाई देगा, ठीक है। फिर भी कोशिश कीजिएगा देखने के लिए। Kp इज इक्वल टू, हाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है, Kc अपॉन क्या हो जाएगा आपका, RT। Kc अपॉन क्या हो जाएगा आपका, RT, तब ना पॉजिटिव हो जाएगा, Kc अपॉन RT। तो इस तरह से लिख दीजिए Kc बाई RT। अब Kc को डिवाइड करेंगे RT से तब आपका ये Kp के बराबर है। मतलब इस केस में जो है आपका Kp जो है वो छोटा हो गया किससे, Kc से। Kc से क्या हो गया, छोटा हो गया। ये 3 केस बनता है। अब इसका एग्जांपल हम लोग इक्वेशन से करेंगे, ठीक है, रिएक्शन से, कुछ रिएक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका चेंज क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, 0। तो वो आपका जो रिएक्शन है वो मान के चलिए H2 और I2 ये सब क्या है आपका, गैस है। ये भी क्या है, गैस है। और ये इक्विलिब्रियम का साइन दे दीजिए और यहाँ पे 2HI कर दीजिए, ये भी क्या है, गैस है। अगर यहाँ पे डेल्टा NG निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, 0। यही वाला केस है। समझ में आया? अब आपका क्या है, 1 से ज़्यादा है तो कौन सा रिएक्शन, तो PCl5, PCl क्या है, 5, और ये इक्विलिब्रियम का साइन है और यहाँ पे PCl3 बन रहा है और Cl2 बन रहा है। ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। यहाँ पे डेल्टा Ng का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होएगा आपका, 2, 1 और 1, 2, माइनस कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, 1, मतलब पॉजिटिव में आया है। तो ये वाला केस हो गया। समझ में आया? तो ये वाला केस किसका रहेगा, ये रिएक्शन का आप एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब अगर हम लोग यूनिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूनिट। यूनिट्स हम लिख रहे हैं, मतलब बहुत सारा यूनिट है।
मतलब बहुत सारे यूनिट, मतलब केसी का जब भी यूनिट आएगा तो आपका चूंकि कंसंट्रेशन टर्म है तो आपका मोल पर क्या आएगा, लीटर आएगा, मोल पर लीटर में आएगा। और केपी का जो भी यूनिट आएगा तो आपका क्या आएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा। लेकिन ये हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि आप मोल लीटर याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग एग्जाम्पल चलते हैं कि एक क्वेश्चन आपका अभी जो रिएक्शन लिए थे उसी को लेके चलते हैं। सब गैस, ये भी गैस आपका, ये भी गैस, और 2HIV क्या है आपका, गैस। अगर इसका हम लोग केसी का वैल्यू लिखे, ठीक है, इसके लिए केसी का अगर वैल्यू लिखे तो कितना आ जाएगा, ये प्रोडक्ट तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ क्या, प्रोडक्ट, और उसका पावर क्या हो जाएगा 2, और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका I2। कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या हो जाएगा I2। तब क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, अगर हम लोग बात करें कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो मोल और पर लीटर लिख सकते हैं, का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर इनटू, इसको भी क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मतलब इसको हम लोग मोल लीटर का स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहीं पे कर देते हैं, आपका क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये कट गया, आपका कितना आ गया 1। मतलब अगर इस तरह के इक्वेशन की बात करें जिसमें आपका डेल्टा एन जी का जो वैल्यू है क्या है, 0 है, डेल्टा एन जी का वैल्यू अगर 0 हो गया तो आपका जो क्या नाम है, केसी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, यूनिटलेस होगा। जो केसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। केसी इज यूनिटलेस। समझ में आया। तब अगर हम लोग बात करते हैं केपी का, चलिए इसी में हम लोग केपी निकाल लीजिए। तो केपी का तो बात करते हैं, तो प्रेशर किसका, आपका HI का, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। प्रेशर किसका, H2 का, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर नहीं होगा 1 होगा क्योंकि कुछ नहीं है। प्रेशर I2 का, किसका I2 का, और इसका भी 1। तब यहाँ लिख सकते हैं ATM का स्क्वायर अब बटा ATM इंटू ATM। तो ये कट गया, तो यहाँ भी क्या हो गया, मतलब ये भी क्या हो गया, केपी क्या हो गया आपका यूनिटलेस। अभी आपको यहाँ पे यूनिटलेस लग रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे एग्जांपल में। तब आपका रिएक्शन हम लोग लिखे थे PCl5 और ये इक्विलिब्रियम पे है रिएक्शन आपका PCl3 प्लस Cl2। ये भी गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में, और ये भी आपका क्या है गैस के फॉर्म में, ठीक है। तब जो आप लेंगे यहाँ पे अगर Kc का वैल्यू लेंगे तो कंसंट्रेशन किसका, PCl3 का, अभी कुछ नहीं है तो पावर कोफिशिएंट 1 है तो 1। कंसंट्रेशन किसका, Cl2 का, कुछ नहीं तो 1। कंसंट्रेशन किसका, PCl5 का, कुछ नहीं है तो मतलब 1। अब क्या हो गया, तो इसके लिए लिख सकते हैं, इसके लिए मोल पर लीटर इंटू, इसके लिए लिख सकते हैं आप मोल पर लीटर अपॉन, इसके लिए लिख सकते हैं मोल पर लीटर। तो 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका मोल पर लीटर। मतलब या तो ऐसे लिखिए या आप मोल लीटर इनवर्स लिखिए। मतलब इस रिएक्शन के लिए आपका मोल लीटर में आया, ठीक है। मतलब देखिए जब केसी का जो यूनिट आएगा या तो यूनिटलेस आएगा, अगर आएगा तो मोल और लीटर में ही आएगा। अब इसी में क्या क्या रहेगा वो हम लोग देखेंगे। अगर इसी रिएक्शन के लिए केपी का हम लोग निकाले तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, प्रेशर है तो ATM कर दें सीधा डायरेक्ट इनटू, इसके लिए भी क्या हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो एक कट गया, आपका क्या बचेगा ATM। समझ में आया। मतलब इस रिएक्शन के लिए जहां आपका डेल्टा एन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो वहां पे कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, और क्या होगा तो ये होगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा 2NH3 गैस इक्विलिब्रियम N2 प्लस 3H2 गैस, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन रहा तब जो आपका जो केसी का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा। अब केसी का कंसंट्रेशन तो इसका कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा N2, यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब पावर 1, यहाँ पे H2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट कितना है 3 है। अगर हम लोग बात करें अमोनिया की तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2। तब यहाँ पे आ जाएगा ये मोल पर लीटर इनटू आपका मोल पर लीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब हो जाएगा, क्यूब, और मोल पर लीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ 2 मोल पर लीटर है, यहाँ पे 4 मोल पर लीटर है, तो इसमें से 2 आपका कट गया, ठीक है, 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोल स्क्वायर और लीटर इनवर्स 2, ठीक है। हम इसलिए बताइए कि अभी आप लोग देखें यहाँ भी डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसके पहले वाले में भी पॉजिटिव था, लेकिन इसके पहले वाले में मोल लीटर इनवर्स आ रहा था और इसमें मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स 2 हो रहा है। हम ये लिखे मतलब एक इंडिकेशन दिए हैं कि आपका पॉजिटिव है तो मोल का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में रहेगा। क्या है आपका, पॉजिटिव में रहेगा। समझ में आ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन रटना नहीं है, हर इक्वेशन के लिए अलग अलग। अगर इसी के लिए हम लोग अगर केपी का वैल्यू निकाले तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे बात करें तो एटीएम इंटू, यहाँ पे बात करें तो एटीएम का क्या हो जाएगा आपका क्यूब, और नीचे में बात करें तो एटीएम का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो यहाँ से 2 एटीएम आप काट दें तो 1 बच गया यहाँ पे, अभी क्या हो जाएगा तो एटीएम का क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है केपी का वैल्यू, ठीक है। मतलब अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा, आपको रटने का जरूरत नहीं है। हाँ, जो रिएक्शन आपका गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप जो है ना इसका क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे। समझ में आया। हाँ, लेकिन जब यूनिट होगा या तो यूनिट लेस होगा, अगर यूनिट होगा केपी कैसी का तो मोल और लीटर के रिस्पेक्ट में ही होगा। अब चाहे मोल का स्क्वायर हो चाहे मोल का इन्वर्स भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ही जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत?